दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 वाला, व्हेन आई वाज अ रोड आई लर्नड अ बंच ऑफ नर्सरी राइम्स बाय टॉडलर। अब इसमें दोस्तों कुछ नए शब्द हैं आपके सामने, जैसे ये वर्ड है टॉडलर या एक वर्ड है आपके सामने रॉड। चलिए तो इसको जो है हम थोड़ा सा ट्रिक से काम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपको जो है इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता। ठीक है, मान लीजिए यदि आपको पता है बहुत अच्छी बात है, बट मान लीजिए कि हमें जो है इसका मतलब कि रोड मतलब क्या होता है या फिर टॉडलर मतलब क्या होता है, हमको इसका मतलब नहीं पता। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो व्हेन आई वाज अ रोड, कि जब मैं क्या था, रोड था, है ना। अब हो सकता है कि ये सही भी हो, रॉन्ग भी हो। ठीक है, व्हेन आई वाज अ रोड I learned a bunch of nursery rhyme by toddler। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि जब मैं क्या था, I was a road, मतलब मान लो जब मैं डैश था, कुछ था, मैं डैश था, तो उसमें I learned, I dash a bunch of nursery rhymes। ठीक है, तो इसमें जो मैंने क्या किया, कुछ सीखा। अब बंच ऑफ जो है, बंच हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, क्या है आपका, कलेक्टिव नाउन है। तो एक चीज बताओ कि बंच किसके लिए यूज हो रहा है, राइम्स के लिए। बंच मतलब एक ग्रुप या बंच किसके लिए यूज हो रहा है, राइम्स के लिए, पोएम्स के लिए। तो बंच ऑफ मैंने जो है एक नर्सरी की राइम सीखी बाय टॉडलर के द्वारा। अब दोस्तों रोड का हमको मीनिंग नहीं पता, हमको नहीं पता कि यहाँ पर ये वर्ड आने वाला है कि नहीं वाला है, लेकिन क्या हम इसके लिए कंफर्म हो सकते हैं, क्या हम ये देख सकते हैं कि आई लर्न ये हमारा सही होगा कि नहीं। क्योंकि अगर आप जो है यहाँ से पढ़ोगे, आई लर्नड बंच ऑफ नर्सरी राइम्स, यहाँ राइम्स तक पढ़ोगे, आपको बिल्कुल मीनिंगफुली लगेगा, कोई गड़बड़ इसमें नहीं लगेगी कि मैंने क्या किया, मैंने सीखा, है ना। लर्न का मतलब क्या होता है, मैंने सीखा, मैंने क्या सीखा, बंच ऑफ, कुछ क्या सीखी, राइम सीखी, है ना। राइमिंग पोएम्स जो होती हैं वो मैंने, पोम्स जो है वो मैंने सीखी, और वो कैसी, कौन सी क्लास की पोम्स थी, नर्सरी क्लास की पोम्स थी। तो ये दो हमारा जो है बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, आई के बाद जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म जो है वो बिल्कुल आपका सही लग रहा है। इसका क्या मतलब है कि बी वाला जो है, बी वाला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, फिक्स वर्ड है। क्या है दोस्तों, ट्रिक यही है, हमको जो है देखना है, ऐसा वर्ड देखना है जिसकी रिप्लेसमेंट नहीं होनी है, जिसकी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता नहीं है। तो ना तो बी के रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है और ना ही सी के रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है। जहां जहां बी है वो ऑप्शन आपका नहीं होगा। देखो यहाँ पर बी रिप्लेस हो रहा है, इसका मतलब ए वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप इसको किससे रिप्लेस करोगे बताओ, आई नर्सरी तो नहीं होगा भाई, जाहिर सी बात है, ये क्या है, सब्जेक्ट है ना। उसके बाद देखो ये क्या है, बंच ऑफ, ये हमारा एक तरह से ऑब्जेक्ट है, तो बीच में हमारा क्या आना है, वर्ब ही आना है। देखो 100% श्योर होने के लिए मैं बता रहा हूँ, वर्ब ही आना वाला है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यही सब्जेक्ट वर्ब अगर वर्ड्स यही होता है पूरे सेंटेंस का कंप्लीशन, इसी तरीके से सेंटेंस फॉर्म होता है। तो जाहिर सी बात है वर्ब आना है। अब वर्ब का यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आया है, इसके अलावा और कोई वर्ब है क्या। देखो रोड हमको जो है वर्ब नहीं लग रहा है, टॉडलर जो है वो भी वर्ब नहीं लग रहा है, और ये नर्सरी जो है वो भी वर्ब नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये हमारा जो है फिक्स वर्ड है। अब ये अगर फिक्स वर्ड है तो इसने क्या किया, बी भी कैंसिल, यहाँ पर ए भी यहाँ पर नहीं होने वाला है। उसके अलावा देखो ये बी यहाँ पर लिखा है, ये भी हमारा नहीं होने वाला है। इसका मतलब या तो क्या होगा कि पूरा सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा, या फिर हमारा आंसर केवल एडी होने वाला है। तो आई लर्नड अ बंच ऑफ नर्सरी, है ना, आई लर्न बंच ऑफ। अब देखो नर्सरी भी हमको जो है मीनिंग वाइज पूरा सही लग रहा है कि कैसे राइम्स हमने पढ़े, नर्सरी के राइम्स हमने पढ़े हुए। अब हम लोग देख लेते हैं कि आपको लग रहा है कि व्हेन आई वाज अ रोड, जब मैं रोड था तो रोड कोई इंसान है ऐसा, है ना, वो तो नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर जरूर कोई क्या होना चाहिए, कोई नाउन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अ आया है। ठीक है, कोई नाउन होना चाहिए जो कि अ आया हुआ है, अ आर्टिकल है, मतलब कोई नाउन आने वाला है। अब यहाँ पर आप देखो ओनली ए ओ डी, आप देखो क्या ए डी का रिप्लेसमेंट हम लोग कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि टोडलर का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा चाइल्ड, यंग चाइल्ड, ऐसा बच्चा जो घुटनों के बल चलता हो, है ना, एक या जो 2-2.5 साल की जिसकी उम्र हो उसको टोडलर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हो
यंग चाइल्ड, है ना, छोटा बच्चा जो है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो ये इसका बिल्कुल रिप्लेसमेंट हो सकता है कि मैं अपने बारे में बात बता रहा हूँ कि जब मैं क्या था, जब मैं कौन था, टॉडलर था, तो आई लर्न, मैंने सीखा, क्या सीखा, बंच ऑफ नर्सरी राइम सीखी। और किससे सीखी, बाय किससे सीखी, रोड से। अब रोड का मीनिंग मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि रोड का मीनिंग होता क्या है दोस्तों। तो रोड का मतलब होता है रेपिटेशन, ठीक है ना। रोड का मतलब होता है रिपीटेशन, मतलब बार बार एक ही चीज को दोहराना, क्या करना, बार बार एक ही चीज को दोहराना, उसको बिल्कुल बार बार रटना जिसको बोला जाता है। अगर आप पोम को कैसे सीखते हैं, जनरली हम लोग जब छोटे होते हैं हम लोग पहाड़े जो है टेबल्स वगैरह है वो कैसे सीखते हैं, बार बार उसको रिपीट करके, है ना, उसको बार बार टीचर जो है हमसे पूछती है और हम लोग उसको सीखते हैं। उसी तरीके से हम लोग दूसरी बहुत सारी चीज़ें जो है, BAT बॉल, BAT बैट, CAT कैट, DOG डॉग, पूरा रिपीटेशन बार बार करके। जितने भी पोएम्स हैं, जब नर्सरी का जो बच्चा होता है उसको ये नहीं पता होता है कि वो पोएम क्या है, उसमें मीनिंग क्या है, बट फिर भी अगर उससे पूछेंगे तो वो बता देता है, आपको सुना देता है। वो इसलिए क्योंकि वो बार बार उस चीज़ को रटता रहता है, रिपीट करता रहता है। तो बचपन में जो हम सीखते हैं वो इसी तरीके से सीखते हैं, रोड के मेथड से, रिपीटेशन के मेथड से हम लोग जो है सीखते हैं। इसका क्या मतलब है कि रोड भी जो है हमारा एक नाउन है, ठीक है, रोड भी जो है एक नाउन है, बट उसकी जो प्लेसमेंट है मीनिंग वाइज वो वहाँ पर नहीं होगी, डी की जगह। ए और डी का दोस्तों परफेक्ट हमारा रिप्लेसमेंट हो रहा है, मतलब हमारा जो आंसर है AD बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वागत दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का, और क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, पढ़ते हैं। बट while the unintended of such an angel tax may be benefits, the arbitrary nature of it means the cost of intended consequences could be लार्जर देन द सपोज्ड जस्टिफिएबल। तो ये आपका समझ से परे हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें वर्ड का रिप्लेसमेंट है ना। तो अब जब वर्ड हमारे सही जगह पर अगर लगेंगे तो हमको इसका मीनिंग समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फिर भी अगर हम एक मोटा मोटा इसमें अंदाज़ा लगाएं कि किसके बारे में बात हो रही है, तो बट वाइल द अनइंटेंडेड of such an angel tax may be dash arbitrary nature of the means, the cost of consequences could be larger, ठीक है, देन द सपोज। तो ये टैक्स से रिलेटेड, बैंकिंग का, फाइनेंशियल रिलेटेड कोई है बस, ठीक है, उससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत हमको नहीं है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर शुरुआत किससे हो रही है, बट और वाइल से शुरुआत हो रही है, ठीक है, बट और वाइल से शुरुआत हो रही है। बट का मैं रूल आपको बता देता हूँ। बट जो है ये क्या शो करता है, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है ना, क्या शो करता है, कॉन्ट्राडिक्शन शो करता है, या फिर आप बोल सकते हो कि अपोजिट सेंस दर्शाता है, ठीक है, कि बट हमने लगा दिया तो दो हमारे जो सेंटेंस हैं वो अपोजिट सेंस के हो जाएंगे। इसका मतलब बट के एक सेंटेंस अगर मान लो पॉजिटिव है तो दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरीके से अगर एक सेंटेंस नेगेटिव है तो दूसरा जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से बट जो है अपोजिट सेंस देता है ना। अब ये बट वाइल द डैश, है ना, अब हमको नहीं पता कि मान लो यहाँ पर क्या है, ठीक है, ये हमको इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है ना। तो देखो एक चीज़ तो हमारे पास है, एक हिंट मैं आपको बताता हूँ। देखो शुरुआत में इधर क्या है, द आ गया, और उसके बाद में यहाँ पर क्या आ गया, ऑफ आ गया। दोस्तों ये बिल्कुल 100% डन बात है कि कभी भी द, उसके बाद मान लो ब्लैंक और बीच में ऑफ, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आपको कहीं पर भी दिखता है, ठीक है ना, तो आपको बिल्कुल बेहिचक होके जो है यहाँ पर नाउन लगाना है। क्या लगाना है, नाउन लगाना है, बिल्कुल आपको याद रखना। क्या हो सकता है, ज़्यादा ज़्यादा एडजेक्टिव प्लस नाउन हो सकता है। ये हो सकता है कि द, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन और उसके बाद ऑफ, लेकिन ये आपका एक नाउन आएगा ही आएगा। बिल्कुल आपको बिल्कुल ये चीज़
निश्चित करके चलना है। तो यहाँ पर कोई नाउन आएगा तो द के बाद यहाँ क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। अगर आप इस वर्ड को देखो अनइंटेंडेड, अनइंटेंडेड का मतलब होता है अनचाहे तरीके से जो सोचा ना हो वो हो जाए, ठीक है। अनइंटेंडेड, जो इंटेंशन का मतलब क्या होता है, हमारी इंटेंशन मतलब हमारी चाह है ना, हमारी मर्जी, और ये अनइंटेंडेड मतलब बिना मर्जी के। क्या मतलब होता है, बिना मर्जी के, बिना मर्जी के। तो ये जो है आपका एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना, एडजेक्टिव वर्ड है। हमको चाहिए एक नाउन, दो वन का रिप्लेसमेंट होने वाला है। अब देखते हैं कहाँ पर होगा, तो आगे देखते हैं। ऑफ सच एन एंजल टैक्स, है ना, एंजल टैक्स उस टैक्स को कहते हैं जो स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं, कुछ नए एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेसमैन होते हैं जो अपना कुछ नया खुद का बिजनेस शुरू करते हैं, तो उनके लिए जो टैक्स में कुछ बेनिफिट वगैरह मिलता है ना, उस तरह का उनके लिए जो टैक्स लगाया जाता है उसको एंजल टैक्स कहा जाता है। तो सच एन एंजल टैक्स जो है मे बी क्या हो सकता है, मे बी डैश हो सकता है। अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर मे बी जो है, मे बी के बाद क्या आ सकता है, देखो अगर वर्ब आएगा तो वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है, या फिर और क्या हो सकता है, या फिर इसके अलावा एडजेक्टिव भी आ सकता है। तो या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा या फिर एडजेक्टिव आएगा। अब मे बी बेनिफिट, अब ये बेनिफिट वर्ड क्या है हमारा, बेनिफिट जो है दोस्तों ये भी वापस क्या हो गया, आपका नाउन हो गया, ठीक है। फायदे जो बेनिफिट है ये भी हमारा क्या है, नाउन है। तो यहाँ पर वन का भी रिप्लेसमेंट है और टू का भी रिप्लेसमेंट है। अब कौन सा कहाँ पर रिप्लेस होगा वो हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आगे देखते हैं। द आर्बिट्रेरी नेचर, ये जो आर्बिट्रेरी नेचर है किसका, ऑफ इट मीन्स द, इसका क्या मतलब है, इस स्वभाव का, इस आर्बिट्रेरी नेचर जो है इसका क्या मतलब है कि कॉस्ट ऑफ इंटेंट, कॉस्ट ऑफ इंटेंट, इंटेंट का मतलब होता है इच्छा, इंटेंट का क्या मतलब होता है, इच्छा, ठीक है, क्या होता है, इच्छा या एक तरह से इंटेंशन, ठीक है, इच्छा या फिर इंटेंशन। तो ये भी जो है आपका एक नाउन है, ठीक है। इंटेंट जो है आपका क्या है, एक नाउन है, जो कि आप बोल सकते हो कि इंटेंशन का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। इंटेंट बोलो या फिर इंटेंशन बोलो, दोनों एक ही बात है, दोनों की सेम मीनिंग निकल के आता है। तो डैश ऑफ कंसिक्वेंसेस। अब यहाँ क्या आना चाहिए वो हमको देखते हैं। देखो ऑफ आया, ठीक है, ऑफ आया दोस्तों, मैंने क्या बताया था कि जैसे ऑफ आता है, अब ऑफ के बाद जो है यहाँ पर आप देखो कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये जो वर्ड है कॉन्सिक्वेंसेस, ये आपका नाउन है। क्या है ये आपका नाउन है, और कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, ठीक है ना। अब ये आपका प्लूरल नाउन है, इसका मतलब इसके पहले यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर कोई एडजेक्टिव आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव ही आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये तो हमारा क्या है, नाउन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस कुड बी लार्जर, वो क्या हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी लार्ज हो सकते हैं, किससे, देन द सपोज्ड, सपोज मतलब जो अंदाज़ा लगाया गया, ये जो माना गया, सपोज मतलब जिसको हमने एक गेस किया, गेस्ट है ना, जिसको हमने गेस किया है ना, जो हमने सपोज किया, जो हमने माना गया, तो वो हो सकता है। अब आप एक चीज़ देखो कि सपोज क्या, गैस किया गया है ना, देन द सपोज, तो सपोज जो है, अब देखो ये सपोज जो वर्ड है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसका मतलब इसके बाद क्या आना चाहिए, इसके बाद कोई नाउन आना चाहिए। अगर आप यहाँ पर इसको देखोगे जस्टिफिएबल, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। जस्टिफिएबल हमारा क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो चलिए हमने अभी तक क्या किया, इन सभी वर्ड्स का जो है पार्ट ऑफ स्पीच पता कर लिया। आप देखो फर्स्ट वाला जो वर्ड है हमारा ये क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या चाहिए, नाउन चाहिए। फर्स्ट वाला हमारा एडजेक्टिव है, दूसरा वाला हमारा नाउन है, तीसरा वाला भी नाउन है, और चौथा वाला भी हमारा एडजेक्टिव है। मतलब ये फर्स्ट और फोर्थ जो है हमारे क्या है, एडजेक्टिव है, ध्यान देना। और ये जो सेकंड और थर्ड हमारा क्या है, ये दोनों नाउन है। अब अगर हमने जैसे तय किया यहाँ पर द, उसके बाद नाउन और उसके बाद ऑफ आना है। अब नाउन आना चाहिए इसकी जगह,
मतलब नाउन कौन सा आएगा मुझे बताओ, या तो नाउन इसमें बेनिफिट्स आने वाला है या फिर नाउन इंटेंड आने वाला है, इसके अलावा तो नाउन यहाँ पर कोई है नहीं। तो देख लेते हैं, देखो बट वाइल द क्या होगा, 2 होगा या 3 होगा बताओ। वाइल द बेनिफिट्स ऑफ सच एन एंजल टैक्स, फायदे है ना, मान लो बेनिफिट लगाते हैं तो क्या वाइल द बेनिफिट्स ऑफ सच एन एंजल टैक्स मे बी अनइंटेंडेड। देखो अगर आपने 1 को रिप्लेस किया कहाँ पर, 2 की जगह पर, तो उसके बदले फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 2 को जो है ये जो वर्ड है बेनिफिट ये उठ के आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो क्या ये दोनों कंप्लीट हो रहा है, मीनिंग आ रहा है। देखो बट वाइल द बेनिफिट्स ऑफ सच एन एंजल टैक्स, कि इस प्रकार के जो एंजल टैक्स है उसके जो फायदे हैं मे बी क्या है, अनइंटेंडेड हो। अनइंटेंडेड मतलब हो कि जो हम अनचाहे हो, है ना, जो हमारी मर्जी के कुछ और हो, जो हमने ना सोचे हो ऐसे फायदे हो, ठीक है, हो सकता है। द आर्बिट्री नेचर ऑफ इट, इसका जो नेचर है इसका क्या मतलब है, मीन्स द कॉस्ट ऑफ। अब मुझे एक चीज बताओ, चलो मान लेते हैं 1 और 2 का रिप्लेसमेंट हो रहा है, अब हम लोग देखते हैं 3 का क्या होगा। अब जैसे कि मैंने बताया 3 जो है तो कॉस्ट ऑफ, इसके बदले क्या आना चाहिए, इसके बदले जो है कोई एडजेक्टिव आना चाहिए। तो अब यहाँ पर एडजेक्टिव क्या आएगा मुझे बताओ, क्या यहाँ पर अगर हम इन दोनों का रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है, 1 और 2 का अगर हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए कोई एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव हमारे पास एक बचा है, तो क्या ये होगा, तो कॉस्ट ऑफ जस्टिफिएबल कॉन्सिक्वेंसेस, क्या ऐसा होगा, द कॉस्ट ऑफ जस्टिफिएबल कॉन्सिक्वेंसेस कुड बी लार्जर देन द सपोज्ड इंटेंट। जो कॉस्ट है किसका, जस्टिफिएबल, क्या जस्टिफिएबल कॉन्सिक्वेंसेस होता है, देखो कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम, ठीक है, असर होता है या परिणाम होता है, और जस्टिफिएबल का होता है राइटफुल, ठीक है, जस्टिफिएबल का क्या मतलब होता है, राइटफुल, या फिर ट्रू। अब ये एक पॉजिटिव वर्ड है दोस्तों, एक क्या है आपका, ये जस्टिफिएबल क्या है आपका, एक पॉजिटिव वर्ड है, और यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो बोलते हैं ना आपको भुगतना पड़ेगा, तो सही तरीके से भुगतना पड़ेगा, ऐसा हम लोग नहीं बोलते, ये आपका क्या है, नेगेटिव सेंस का वर्ड है ना, कॉन्सिक्वेंस करना, उसके परिणाम, दुष्परिणाम जिसको बोला जाता है ना। तो यहाँ पर जो है जस्टिफिएबल, राइट, दुष्परिणाम कैसे होगा, अगर ये यहाँ पर पॉजिटिव है तो फिर ये नेगेटिव के लिए कैसे होगा, तो ये एडजेक्टिव जो है आपका कौन सा, जस्टिफिएबल जो एडजेक्टिव है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन वो जिस नाउन को बताएगा वो नेगेटिव सेंस का है, इसका मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है, इसका मतलब 3 और 4 का आपका रिप्लेसमेंट नहीं होने वाला है। एक चीज हमको डन हो गई, 3, 4 का आपका जो है रिप्लेसमेंट दोस्तों नहीं होने वाला है, बस आप ये याद रखो। तो 3 और 4 को आप कैंसिल कर दो। अब 3 और 4 का अगर रिप्लेसमेंट नहीं होगा और यहां पर जो है हमको क्या चाहिए, हमको कोई एडजेक्टिव चाहिए, तो एडजेक्टिव हमारे पास दोस्तों अगर ये 4th वाला नहीं है तो केवल हमारे पास ये तो नाउन है, यही बचा है, मतलब आपका 1 और 3 का होने वाला है। किसका होने वाला है, 1 और 3 का रिप्लेसमेंट होने वाला है। आप देखो, बट वाइल द इंटेंट ऑफ सच, इंटेंट जो इंटेंशन है इस तरह की जो एंजल टैक्स है वो क्या होगा, मे बी बेनिफिट्स, इसको छोड़ देते हैं, द आर्बिट्री नेचर ऑफ इट मीन्स द कॉस्ट ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, ये हो सकता है। देखो अनइंटेंडेड ये भी आपका नेगेटिव सेंस का वर्ड है, और ये जो कॉन्सिक्वेंसेस है ये भी आपका क्या है, नेगेटिव सेंस का वर्ड है, इसका मतलब 1 और 3 होगा, ठीक है, 1 और 3 आपका हो जाएगा। अब हम देखते हैं, अब 1 और 3 तो हमारा हो गया, अब हमारे पास क्या बचा, एक बचा 2 और दूसरा जो है हमारे पास बचा 4, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि तो टैक्स में भी क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, या तो हमारा वर्ब होना चाहिए, है ना, मे बी लिखा है ना, या तो हमारे पास वर्ब होना चाहिए, वर्ब का 3rd वाला फॉर्म, या फिर हमारे पास क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। अब वर्ब तो हमारे पास है नहीं इस पूरे के 4 वर्ड्स के अंदर, ठीक है, मतलब हमारे पास बचा क्या, एडजेक्टिव बचा, तो एडजेक्टिव हमारे पास एक ही है, जस्टिफिएबल, है ना। तो जस्टिफिएबल जो है यहाँ पर क्या होगा, तो बट वाइल द इंटेंट, यहाँ पर इंटेंट होगा, इंटेंट ऑफ सच एंजल, मतलब इसकी जो इंटेंशन है, इस प्रकार का जो टैक्स है, इसकी जो मंशा है वो हो सकता है क्या हो,
वो हो सकता है जस्टिफिएबल वो हो सकता है राइटफुल हो, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। और आगे देखते हैं, द आर्बिट्री नेचर ऑफ इट, उसका जो आर्बिट्री नेचर है उसका मतलब है कि ये जो कॉस्ट ऑफ अनइंटेंडेड जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो क्या हो सकते हैं, वो बड़े हो सकते हैं, इसके जो दुष्परिणाम है वो ज़्यादा बड़े हो सकते हैं देन द सपोज्ड क्या बेनिफिट, जो माने गए जो फायदे हम लोग जो उसके बारे में फायदे बताए जा रहे हैं इस एंजल टैक्स के, जो बताए जा रहे हैं कि इससे ये बेनिफिट होगा, लेकिन उससे परे जो है उसके विपरीत जो है उसके नुकसान जो है अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, उसके जो नुकसान दुष्परिणाम है वो हो सकता है कि और भी ज़्यादा हो, है ना। मीनिंग वाइज भी यहाँ पर करेक्ट है। इसका मतलब 2 और 4 का आपका रिप्लेसमेंट हो रहा है। देखो यहाँ पर सपोज्ड बेनिफिट हमको चाहिए, नाउन आ गया, और यहाँ पर देखो यहाँ पर मे बी एडजेक्टिव आ जाएगा जस्टिफिएबल, इसका मतलब 2, 4 भी हमारा आंसर है, और 2, 4 और 1, 3। तो यहाँ पर ए वाला पॉइंट भी हमारा सही है और बी वाला पॉइंट भी सही है। तो लास्ट में आप देखो बोथ ए एंड बी दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है, बोथ ए एंड बी दिया हुआ है। इसका मतलब आंसर हमारा सीधे तरीके से कौन सा है, ई वाला जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको उलझाने वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन आपको जो है सबसे पहले क्या करना है, जितने भी हमारे वर्ड्स हैं उसकी कोशिश करना है कि मैक्सिमम हम इंफॉर्मेशन निकालें, ठीक है। ट्रिक की हेल्प से हम लोग करें, बहुत आसान से कर सकते हो। सबसे पहले ये पता करें कि ये इसके आसपास वाले वर्ड क्या है ना, वहाँ पर कौन सा वर्ड सूटेबल है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड वहाँ पर आने वाला है, क्या वही पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड आया हुआ है। अगर नहीं आया है तो सबसे पहले आप देखो कि हमारे पास, जैसे मान लो इधर नाउन आने वाला है, तो देखो कि कितने नाउन हमारे पास अवेलेबल है। भाई नाउन कितने अवेलेबल है, मान लो 1 और 2 नाउन अवेलेबल है। फिर उसको जो है मीनिंग में डालने की कोशिश करो कि क्या वो उसमें फिट हो रहा है कौन सा वाला नाउन। अगर वो नहीं हो रहा है तो सेकंड वाले को चेक करो कि सेकंड वाले में क्या आने वाला है। भाई मे बी आया तो मे बी याद रखो, बी के बाद या तो एडजेक्टिव आएगा या फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। अब वर्ब तो है ही नहीं यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या आएगा, एडजेक्टिव। वापस से आप देखो कि हमारे पास कितने एडजेक्टिव अवेलेबल है, कौन सा एडजेक्टिव वहाँ पर सूटेबल है। उसी तरीके से थर्ड का देखो, उसी तरीके से नेक्स्ट का देखो, आपके पास कोई ना कोई हिंट तो जरूर दी होगी। देखो कितना मज़ेदार है ये क्वेश्चन। जस्टिफाइड वर्ड है, जस्टिफिएबल्स है ना, उससे बना है, तो पॉजिटिव सेंस का है। कॉन्सिक्वेंस का मतलब दुष्परिणाम, तो आप उन दोनों को एक साथ नहीं लगा सकते हो, तो वहाँ पर वहीं पे आपने कैंसिल कर दिया। 3, 4 का आपका होगा ही नहीं, रिप्लेसमेंट नहीं होगा, तो फिर हमारा 1, 3 का हो जाएगा। तो इस तरीके से, इस अप्रोच के साथ जो है दोस्तों हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हम लोग बड़े आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 वाला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज अनेबल टू प्रोवाइड द फंड्स व्हाइल केरला हैज बीन स्टॉप्ड इन इट्स ट्रैक्स फ्रॉम सीकिंग रिसोर्सेज फ्रॉम अब्रॉड आइदर फ्रॉम द केरला डायस्पोरा और फ्रॉम फ्रेंडली ओवरसीज गवर्नमेंट। ठीक, ये हमारा एक बार और इसको पढ़ लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इज अनेबल टू प्रोवाइड द फंड, वो क्या नहीं कर पा रही है, ये जो केंद्र सरकार है वो क्या नहीं कर पा रही है, अनएबल, नॉट एबल टू प्रोवाइड फंड, वो फंड मुहैया नहीं कर पा रही है, पैसा मुहैया नहीं कर पा रही है। और जबकि वाइल मतलब जबकि केरला जो है बीन स्टॉप्ड, केरला को साथ में क्या किया गया, उसको रोका गया है ना। हैज बीन स्टॉप्ड मतलब केरला को रोका गया इन इट्स, अपनी कोशिश में, इन इट्स ट्रैक फ्रॉम सीकिंग, उसका जो ट्रैक है, उसकी जो कोशिश है, उसका जो रास्ता है ना, उसका जो तरीका है, एक तरह से आप बोल सकते हो सीकिंग मतलब इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, रिसोर्सेस कहाँ से, फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड मतलब बाहर से, फॉरेन से कलेक्ट करना, आइदर फ्रॉम या तो, ठीक है, आइदर मतलब या तो, या आइदर फ्रॉम द केरला डायस्पोरा, देखो या तो किससे, केरला के डायस्पोरा से, मैं बताता हूँ डायस्पोरा क्या होता है, या फ्रॉम और फ्रॉम फ्रेंडली ओवरसीज गवर्नमेंट, जो फ्रेंडली उनके केरला के ऐसे ऐसे बाहर के फॉरेन जो सरकार है जिसका केरला के स्टेट गवर्नमेंट से काफ़ी अच्छा रिलेशन है, उन लोगों से भी जो है
फंड जो है वो कलेक्ट करने से सेंट्रल गवर्नमेंट ने केरला को रोका। ठीक, ये इसका मीनिंग आ गया। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके पूरा इसका स्ट्रक्चर भी समझते हैं। देखो किसकी बात हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। ये आपका जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, ये यहाँ तक कोई इशू नहीं है। इज अनेबल टू प्रोवाइड, वो नहीं प्रोवाइड कर पा रही है, क्या, फंड नहीं प्रोवाइड कर पा रही है ना। वाइल, उसके साथ साथ क्या कि जो केरला है, अब देखो केरला हैज बीन स्टॉप, उसको रोका गया। किस चीज में रोका गया, इन इट्स डैश। अब इन इट्स डैश दोस्तों इट्स आया, अब इट्स आया तो जाहिर सी बात है उसके बाद कोई नाउन आने वाला है। इन इट्स उसके क्या, उसके ट्रैक, कोशिश, कोई भी क्या आने वाला है, एक नाउन आने वाला है। और ये हमारा जो ट्रैक्स है ये हमारा क्या है, नाउन ही है। और ट्रैक्स का यहाँ पर मतलब होता है इन इट्स वे, उसके रास्ते में, या फिर इन इट्स रूट। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि कोशिश, प्रयास करने में, है ना। इन इट्स आप बोल सकते हो कि अटेम्प्ट, इन इट्स अटेम्प्ट। ठीक है, उनकी जो कोशिशें हैं उनमें किस चीज की कोशिश, फंड कलेक्ट करने की, फॉरेन से जो फंड कलेक्ट करने की जो केरला की इंडिविजुअल जो कोशिश है उससे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोका गया। इस तरीके का कुछ मीनिंग आ रहा है। बट एक चीज तो डन है कि इट्स के बाद हमारा क्या आने वाला है, नाउन आने वाला है। और ये हमारा ट्रैक्स जो है नाउन है, और ये हमेशा जो है प्लूरल नाउन ही होता है। ठीक है, ये ट्रैक कभी नहीं होता है, हमेशा ट्रैक्स होता है, प्लूरल नाउन होता है। तो ये ए वाला हमको यहाँ पर बराबर लग रहा है, ए के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। आगे देखते हैं, फ्रॉम सीकिंग। सीकिंग का मतलब होता है गैदरिंग, है ना, गैदरिंग, या फिर आस्किंग, क्या करना, पूछना, लेना, मांगना, आस्किंग, है ना, या कलेक्टिंग, क्या होगा, कलेक्टिंग। ठीक है ना, क्या कलेक्ट करने की बात हो रही है, रिसोर्सेस, फ्रॉम, कहां से, अब्रॉड से। तो अब्रॉड मतलब फॉरेन, अब्रॉड मतलब फॉरेन, विदेश। ठीक है, विदेश से कलेक्ट करने की बात हो रही है। आइदर फ्रॉम, या तो फ्रॉम कहां से, केरला डायस्पोरा। अब देखो डायस्पोरा क्या होता है दोस्तों, डायस्पोरा एक आपका कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, ये कलेक्टिव नाउन का शब्द है और इसका मतलब होता है ग्रुप। क्या मतलब होता है, ग्रुप, ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है ना, ये ग्रुप ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर एरिया। ऐसे ग्रुप लोगों का एक समूह या लोगों का ऐसा ग्रुप जो एक किसी पर्टिकुलर क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हो, पर्टिकुलर राज्य को रिप्रेजेंट करते हो। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, केरला डायस्पोरा। इसका मतलब वो जो ग्रुप है वो कौन से एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है केरला को। तो केरला डायस्पोरा जो है ये हमारा दोस्तों, एक चीज मैं बताऊं आपको कि केरला के बाद डायस्पोरा ये आपका एकदम फिक्स वर्ड हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप की बात हो रही है, एक समूह की लोगों का, एक कम्युनिटी की बात हो रही है। ठीक है, जो कहीं अब्रॉड रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं, केरला में नहीं रहते हैं, बट विदेश में रहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं अप्रवासी भारतीय, ऐसे इंडियंस जो फॉरेन में रहते हैं। ठीक है, एनआरआई जिसको हम बोलते हैं, लेकिन वो है इंडियंस, उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो वैसे ही ये डायस्पोरा जो ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो रहते कोई दूसरी कंट्री में, बट वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो कौन सी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, केरला को बिलोंग करते हैं। कौन से एरिया से वो आते हैं, केरला से आते हैं। तो इसलिए केरला डायस्पोरा जो है ये आपका फिक्स वर्ड हो गया। मतलब सी जो है वो आप रिप्लेस नहीं करने वाले, उस सी जो है आपका क्या हो गया, फिक्स हो गया, फिक्स वर्ड हो गया। ठीक है, तो केरला डायस्पोरा क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, फ्रॉम फ्रेंडली। हाँ, या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट इनको रोकती है, नहीं करने देती है फंड कलेक्ट, कहाँ से, या तो केरला के जो लोग जो देने के इच्छुक हैं फंड, उसमें वो उन लोगों से, या फिर और फ्रॉम फ्रेंडली ओवरसीज गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट जो कि फ्रेंडली है लेकिन और कैसी है, ओवरसीज है। अब ये ओवरसीज क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया। और ये किसका है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओवरसीज सरकारों को, गवर्नमेंट को। इसका मतलब डी की जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पर बराबर है।
कोई प्रॉब्लम नहीं। सी की प्लेसमेंट भी दोस्तों यहाँ पर एक्यूरेट है, हमने देखा। और आप देखो ए की प्लेसमेंट इन इट्स ट्रैक नाउन है ना, और ट्रैक का मतलब मैंने आपको बता दिया, वे होता है, रूट होता है, अटेम्प्ट होता है ना। तो ये पूरा ये भी हमारा सही है। और अब्रॉड ये भी सही है भाई, फ्रॉन कहाँ से नहीं लेने दे रहे हैं, फॉरेन से नहीं लेने दे रहे हैं, अब्रॉड से नहीं लेने दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई भी एरर हमको नहीं दिखाई दे रहा है, मीनिंग वाइज बिल्कुल सही जा रहा है ना। तो ये हमारा फिफ्थ वाला राइट हो जाएगा। देखो द सेंटेंस इज करेक्ट। पढ़ते हैं एक बार और। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अनेबल टू प्रोवाइड, नहीं दे पा रही फंड्स किसको, हालांकि या वाइल जो केरला है वो कोशिश भी कर रही है। मतलब एक तो पहली बात तो ये कि केरला को फंड नहीं दिया जा रहा है, और दूसरी बात ये कि जब केरला कोशिश कर रही है अपनी मर्जी से अपने तरीके से फंड्स उठाने की, उसमें भी उनको अड़ंगा डाला जा रहा है, रोका जा रहा है। वाइल केरला हैज बीन स्टॉप, उनको रोका गया इन इट्स अटेम्प्ट, इन इट्स ट्रैक, उसका जो रास्ता जो तरीका उसका जो है फ्रॉम सीकिंग, जो फंड कलेक्ट करना किया उन्होंने अब्रॉड से करने की जो कोशिश की, उसमें भी उनको रोका जा रहा है। आइदर फ्रॉम, या तो केरला का जो डायस्पोरा है, जो कम्युनिटी है, उनसे लेने से, या फिर जो दूसरे उनके फ्रेंडली ओवरसीज गवर्नमेंट है उन लोगों से फंड कलेक्ट करने से भी जो है केरला को रोका जा रहा है। और उसके साथ ही गवर्नमेंट खुद अपने तरीके से भी उसको फंड मुहैया नहीं करवा पा रही है। तो ये इसका मीनिंग हो रहा है, और इसमें कोई भी एरर नहीं है, सभी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।